हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार पिछले क्लास में आपको मैंने बताया और उसी में मैंने कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में बताया, जैसे ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम वैदिक काल का राजनीतिक पक्ष बताएंगे। तो हम राजनीतिक पक्ष को कई भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक, जैसे उस राजनीतिक पक्ष में प्रशासनिक इकाई, ठीक, राजा के बारे में, राजा के मंत्रिपरिषद के बारे में, क्या राजतंत्र था, ये तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये राजनीतिक पक्ष जो इस भागों में हम बांट कर पढ़ रहे हैं, इसी तरह हम चाहे किसी भी काल का हो, चाहे वैदिक काल का, चाहे चाहे मौर्य काल का, चाहे मौर्योत्तर काल का, चाहे गुप्त काल का, चाहे गुप्तोत्तर काल का, चाहे मुगल काल का, किसी भी काल का राजनीतिक पक्ष पढ़ेंगे तो हम इन्हीं पांच छह एस्पेक्ट में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक, किस किस एस्पेक्ट में? पहला प्रशासनिक इकाई, दूसरा राजा के बारे में, तीसरा मंत्रिपरिषद क्या थी, राजतंत्र क्या था, सेना का स्वरूप क्या था, राजा पर नियंत्रण था कि नहीं था, आय का स्रोत क्या था। तो इन इन पांच छह भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं राजनीतिक पक्ष। किसी भी काल का राजनीतिक पक्ष हो, चाहे वैदिक काल, चाहे वैदिकोत्तर काल, चाहे गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मुगल काल, किसी भी काल का, इन्हीं भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम वैदिक काल का आपको राजनीतिक पक्ष बताएंगे। तो वैदिक काल के राजनीतिक में मैंने लिखा है प्रशासनिक इकाई, राजा के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, राजतंत्र के बारे में, सेना का स्वरूप क्या था, राजा पर नियंत्रण था कि नहीं था, आय का स्रोत क्या है। ठीक, इतने भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको मैं प्रशासनिक इकाई को बताने से पहले एक मैं आपको जैसे मैंने आपको पिछले क्लासों में एक अंडरस्टैंडिंग बताई थी प्राचीन काल की, वैदिक काल की, मैंने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बताई थी। क्या बताया था मैंने कि मान लीजिए ये आपका मैप था। इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे ऋग वैदिक आर्यंस रहते थे और यहाँ पे लेटर वैदिक आर्यंस। तो और बीच में 1000 बीसी में आपको क्या मिला था? लोहा मिला था। ठीक, तो पहले ये ऋग वैदिक आर्यंस जो है ये छोटे छोटे जनों में या समूहों में रहते थे। ठीक, तो जब लोहा मिला तो ये इनका ऋग वैदिक आर्यंस का विस्तार इधर होता हुआ चला गया और ये इधर आ गए। ठीक, इनका यानी कि विस्तार इधर हो गया। तो लोहे के मिलने के कारण पहले ये लोहे के मिलने के कारण ये जन से जनपद में तब्दील हो गए। ठीक, ऋग्वैदिक आर्यंस, ऋग्वैदिक आर्यंस कहाँ रहते थे? इस एरिया में रहते थे, छोटे छोटे जने या समूहों में थे या कबीलों में थे। 1000 बीसी में लोहा मिला, इस लोहे के कारण ऋग्वैदिक आर्यंस का विस्तार इधर हुआ और ये जन से जनपद में तब्दील हो गए। ये अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। ठीक, तो प्रशासनिक इकाई, वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो प्रशासनिक इकाई को भी हम बांट के पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक काल में ऋग वैदिक आर्यों की प्रशासनिक स्थिति क्या थी, लेटर वैदिक आर्यों की प्रशासनिक स्थिति क्या थी। इसी प्रकार जब हम राजा के बारे में पढ़ेंगे तो ऋग वैदिक काल में राजा क्या था, लेटर वैदिक काल में राजा क्या था, यानी कि क्या परिवर्तन हुआ। जैसे प्रशासनिक इकाई के बारे में ऋग वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई से लेटर वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई में क्या परिवर्तन हुआ, इस चीज को हम पढ़ेंगे। और परिवर्तन ही पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप ऋग वैदिक काल अलग से पढ़ेंगे, लेटर वैदिक आप अलग से पढ़ेंगे, तो कभी 100% है कि आप हमेशा कंफ्यूज में रहेंगे। ठीक, तो आइए हम प्रशासनिक इकाई शुरू करते हैं। और प्रशासनिक इकाई को मान लीजिए आपकी, जैसे आप अपना भारत देश है। ठीक, अब इस भारत देश में आप 28 राज्य है। ठीक, तो क्या है प्रशासनिक इकाई, मतलब प्रशासन कैसे चलता है। तो एक भारत देश का प्रशासन चलता है, फिर उस भारत देश को 28 राज्यों में बांटकर 28 राज्यों द्वारा प्रशासन चलाया जाता है। ठीक, फिर 28 राज्यों को हर राज्य में जिले बांट दिए जाते हैं, फिर जिलों में अपना ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत तमाम चीजें बांट दी जाती है। तो उसी प्रकार हम अपना जब वैदिक काल का राजनीतिक पक्ष पढ़ेंगे, तो जब ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल में जो ऋग वैदिक आर्यंस थे वो
जन में रहा करते थे, यानी कि एक छोटे छोटे समूहों में रहा करते थे, जिनको हम जन कहते थे या कबीला भी कहते थे। क्या था? कबीला। यानी कि ऋग वैदिक आर्यंस छोटे छोटे जन में रहते थे या कबीलों में रहते थे। ठीक। और जब 1000 बीसी में हमको लोहा मिला, तो लोहे के कारण इन ऋग वैदिक आर्यंस का विस्तार इधर हुआ और वो जन से जनपद में कन्वर्ट हो गए। जनपद में कब हुए? लेटर वैदिक काल में। ठीक। तो इतना तो आपको समझ में आएगा हो कि जन जन या कबीले में थे, लोहा मिलने के कारण जब इनका यहाँ से विस्तार यहाँ हुआ तो ये जन से जनपद में कन्वर्ट हो गए या तब्दील हो गए। ठीक। तो ये जन या कबीला जो थे, ये जन या कबीले जब जनपद में कन्वर्ट हो गए तो इसका कुछ कारण था, ऐसे ही नहीं कन्वर्ट हो गए, इसका कुछ कारण था। क्या कारण था? कि जैसे मान लीजिए कि ये जन या कबीला है, ठीक, तो जन या कबीला अपना पर्टिकुलर विस्तार किया तो वो जनपद में कन्वर्ट हो गया, या दो जन मिलकर जनपद बना लिए, इस तरह से हो गया, या एक जन ने दूसरे जन को विजय कर ली, जीत लिया, इससे हुआ। तो जन से जनपद बनने में कई कारण थे। पहला कारण क्या था? स्वयं जन जो है स्वयं डेवलप करके जनपद बन गया, या दो जन मिलकर दो जन दो जन मिलकर जनपद में कन्वर्ट हो गए, या एक जन ने कई जनों को जीत लिया, जीत कर कन्वर्ट हो गए। तो जन से जनपद में कन्वर्ट होने के कई कारण थे, मैंने कारण को बता दिया कि क्यों इससे इससे कन्वर्ट हुए। ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो जन जन के जो संरक्षक थे, उनको कहा जाता था जनस्य गोपा। अच्छा, पहले ये जान लीजिए कि ये जन कितने विभाग में विभाजित था। ठीक। तो ये जो जन थे, जो कबीला थे, ये भी कई पार्ट में विभाजित थे। जैसे ये मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है, ये आपका जन हो गया टोटल। ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक जन हो गया। अब ये जन को देखिए मैंने 4 पार्टों में विभाजित किया, ये बड़ा वाला पार्ट, ये और ये जन को 4 पार्ट में विभाजित किया। ये मान लीजिए कि 4 पार्ट में ही मैंने विभाजित किया। जन जो है कई विषों से मिलकर बने थे, कई विष से, जन में ही कई विष थे और हर विष में कई ग्राम थे। देखिए ये विष है, इसमें देखिए 1 2 3 4 4 ग्राम मैंने बनाया है। ठीक। तो हर विष में कई ग्राम थे और हर ग्राम में कई घर थे या कुल थे। ये देखिए ये ग्राम है टोटल, इसमें 1 2 3 4 क्या है? गृह या कुल थे। तो ठीक। तो आपको क्या याद करना है कि ये जो जन या कबीले थे, ये कई भागों में विभाजित थे जिनको विष कहते थे। फिर विष भी कई कई भागों में विभाजित थे जिनको हम ग्राम कहते थे, और ग्राम में घर या कुल रहते थे। ठीक। अच्छा, अब इन 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 जन या कबीले के संरक्षक को हम क्या कहते थे? जनस्य गोपा। ठीक। विष के संरक्षक को हम क्या कहते थे? विषपति। ग्राम के संरक्षक को क्या कहते थे? ग्रामीणी। और गृह या कुल के संरक्षक को, गृह के संरक्षक को कहते थे गृहपति, कुल के संरक्षक को कहते थे कुलप। ठीक। तो ग्राम को ग्रामीणी, गृह को गृहपति, कुल को कुलप। ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जन के संरक्षक को जनस्य गोपा, विष को विषपति, ग्राम के ग्रामीणी, गृह के गृहपति या कुल के कुलप। ठीक। और ये चीज आपको समझ में आ गया कि जन कितने कैसे विष में थे, विष में ग्राम, ग्राम में गृह। ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इसी तरह प्रशासनिक इकाई चलती थी कि जन को कई भागों में बांट दिया, विष के नाम से हो गया, विष को कई भागों में बांट दिया, ग्राम के नाम से हो गया, ग्राम को कई भागों में ग्राम में कई घर या कुल हुआ करते थे। जैसे आज के डेट में देश को कई राज्यों में बांट दिया गया, 28 राज्य हो गए। 28 राज्यों को 28 राज्यों में फिर प्रत्येक राज्य में कई जिले बना दिए गए, तो उसमें कई जिले हो गए, फिर जिलों में कई ब्लॉक तहसील बना दी गई। तो उसी तरह से जन में विष बना दिए गए, विष में ग्राम बना दिए गए, ग्राम में कई घर या कुल होते थे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई हो। अच्छा, जन से जनपद कैसे कन्वर्ट हुए? तो ये आपको समझ में आ गया, कई कारण थे जन से जनपद का। एक तो स्वयं स्वयं कोई जन था, वो अपना शक्तिशाली हो गया तो जनपद में कन्वर्ट हो गया। दूसरा कि एक जन
दूसरे जन को जीत लिया, तीसरे जन को जीत लिया, जिनके जीत कर जनपद में कन्वर्ट हो गया। तीसरा कि दो तीन जन आपस में मिल गए, ऐसे ही आपस में मिल गए, ठीक, तो ऐसे जनपद में कन्वर्ट। तो ये हो गई इसकी प्रशासनिक इकाई। ठीक, अब हम आते हैं प्रशासनिक इकाई के बाद आते हैं किसमें, ये प्रशासनिक इकाई आपको समझ में आ गई, इसको रटने की जरूरत एकदम नहीं है कि कैसे जन से जनपद में कन्वर्ट हुए, संरक्षक, जनस से गोपा, कैसे क्या क्या है। ठीक, अच्छा, ये जनस से गोपा का अर्थ क्या है? जन मतलब जन, से गोपा मतलब संरक्षक, जन का संरक्षक। ठीक, तो ये जनस से गोपा का मतलब एक जन का संरक्षक। तो प्रशासनिक इकाई आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम राजा के बारे में पढ़ते हैं, राजा के बारे में। ठीक, अच्छा, तो अभी मैंने आपको बताया कि जन से जनपद में कैसे कन्वर्ट हुए। ठीक, तो जब जन से जनपद में कन्वर्ट हुए तो उसके कई कारण थे, ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर राजा के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ऋग वैदिक काल और लेटर वैदिक काल के बांट बांट के पढ़ेंगे, ये भी कंफर्म है। ऋग वैदिक काल में क्या था कि जन के संरक्षक को जनस से गोपा कहा जाता था। यहाँ पे राजा नहीं था, अगर सही वर्डों में कहें तो यहाँ पे राजा नहीं था, संरक्षक था, जनों का संरक्षक था, जिनको हम क्या कहते थे, जनस से गोपा, या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा राजन। ठीक, यहाँ पे कोई राजा नहीं था, यहाँ पे एक तरह से मानिए जन का संरक्षक था, जिसको हम जनस से गोपा कहते थे, कहीं कहीं आपको राजन मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इस राजा, जब 1000 बीसी में लोहा मिला, ठीक, 1000 बीसी में लोहा मिला, तो जब ये ऋग वैदिक आर्यंस के जो एक जनस गोपा था, जब ये बड़े क्षेत्र में तब्दील हुआ, माने जन से जब जनपद बना, एक तरह से मानिए जब जनपद बना, तो जनपद कई जन में मिलकर बना था, ये भी आपको कन्फर्म है कि लेटर वैदिक काल में, ये मैंने आपको बताया ना कि ऋग वैदिक का 1000 बीसी में लोहा मिला, इस लोहे के कारण जब ऋग वैदिक आर्यंस का विस्तार लेटर वैदिक काल में हुआ, तो जो छोटे छोटे जन थे वो कई जन मिलकर क्या बना लिए, जनपद बना लिए। तो यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, ये जनपद है, इसमें देखिए छोटे छोटे ये जन है। ठीक, माने कई जन मिलकर क्या बना लिए, जनपद बना लिए। तो यहाँ तो राजा नहीं था, जनस गोपा था, संरक्षक था, हालांकि आप मान भी सकते हैं राजा, लेकिन सही वर्ड में राजा आप नहीं कह सकते, आप संरक्षक ही कह सकते। लेकिन यहाँ पर राजा, यहाँ पर राजा आएगा, वो भी बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। ये कैसे कंफर्म है कि भैया शक्तिशाली कैसे हो जाएगा? तो इसके भी कई कारण शक्तिशाली होने के। पहली बात, पहला कारण बताई कि जन से जनपद का, जो जनपद का राजा है वो शक्तिशाली हो गया, कैसे, उसका क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो कई जन मिले। ठीक, तो जब कई जन मिलेंगे तो एरिया, इस जन की एरिया कुछ रहेगी, इस जन की एरिया कुछ रहेगी, इस जन की एरिया कुछ रहेगी, इस जन की कुछ एरिया रहेगी, इस जन की कुछ एरिया रहेगी, यानी कि इन सारे जनों की एरिया मिलाकर एक बहुत बड़ा एरिया आपको मिला, इस राजा को बहुत बड़ा एरिया मिला। ठीक, पहली बात तो क्या हुआ, क्षेत्र बढ़ गया। यहाँ पे यहाँ पे जन एक जन था, यहाँ पे कई जन मिलके जनपद बना लिए, तो आपका एरिया बढ़ गया। ठीक, और इस जन में आदमी, कुछ आदमी तो रहते ही होंगे, तो इसमें कुछ आदमी, इसमें कुछ आदमी, इसमें कुछ आदमी, ऐसे करके जो सेना थी वो भी बढ़ गई। इस जनपद में जो इसकी सेना थी वो भी बढ़ गई, यानी कि सेना भी बढ़ गई और ढेर सारा एरिया भी बढ़ गया। तो जब ढेर सारा एरिया बढ़ेगा, तो पहले तो हम केवल जन से कर वसूलते थे, एक जन से कर वसूलते थे, अब कई जन मिलकर कर देने लगेंगे, तो राजा क्या होगा, शक्तिशाली होगा, राजा और शक्तिशाली होगा, यानी कि कर कर में बढ़ोतरी होगी, सेना में बढ़ोतरी होगी। तो राजा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि राजा बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। और जब राजा बहुत शक्तिशाली हो जाता है, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या परिणाम होगा? जब राजा बहुत शक्तिशाली हो जाएगा तो क्या परिणाम होगा? तो वो अपना क्या रखने लगेगा, नाम रखने लगेगा। जब शक्तिशाली हो जाएगा तो अपना नाम रखेगा। तो जब आप, तो लेटर वैदिक काल में तमाम राजाओं का जिक्र मिलेगा। यहाँ तो राजा नहीं था, जब यहाँ राजा हो गए तो यहाँ, तो आपको यहाँ तमाम राजाओं का जिक्र मिलने लगेगा। अच्छा, ये राजाओं का जिक्र मिलता कहाँ है?
तो लेटर वैदिक साहित्य में, उत्तर वैदिक साहित्य में, उत्तर वैदिक साहित्य में, उपनिषदों में मैंने लिखा है जो जो मुख्य मुख्य राजा हैं, कि मुख्य मुख्य राजाओं का वर्णन। भाई यहाँ पे राजा बन गए ना, यहाँ पे राजा नहीं थे, यहाँ पे राजा बन गए। तो जब यहाँ पे राजा बन गए तो उन राजाओं का जिक्र कहाँ है? उपनिषदों में है। अच्छा, एक चीज और देखिए, अपने जब राजा बने तो देखिए, जैसे ये इधर क्या है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। अब देखिए, ईस्ट का राजा को सम्राट कहा जाने लगा, साउथ के राजा को भोज कहा जाने लगा, और नॉर्थ के राजा को, उत्तर के राजा को विराट कहा जाने लगा, पश्चिम के राजा को स्वराट कहा जाने लगा। और इन सब को जो जीत लेगा उसको राजा कहा जाएगा? नहीं, इन सब को जो जीत लेगा उसको क्या कहा जाएगा? एक राट कहा जाएगा। उत्तर का राजा विराट, दक्षिण का राजा भोज, पूरब का राजा सम्राट, और पश्चिम का राजा स्वराट। तो राजाओं राजाओं का नाम देखिए, सम्राट, भोज, विराट, स्वराट, और इन जो सबको जीत लेगा उसको क्या कहेंगे? एकराट। महापद्मानंद को एकराट कहा जाता था। मैंने महापद्मानंद इसलिए लिखा है क्योंकि महापद्मानंद को एकराट कहा जाता था, क्योंकि वो सभी राजाओं को जीत लिया था। महापद्मानंद को एराट कहा था। अच्छा, उपनिषदों में जो वर्णन मिलता है, जो राजा यहाँ बने, तो जो वर्णन मिलता है, जैसे कुरु कुरु जो क्षेत्र है उसके वो राजा उद्दालक आरूढ़ी थे, काशी के राजा अजात शत्रु थे, केकय के राजा अश्वपति थे, विदेह के राजा जनक। ये मैंने चर्चा की थी आपसे, विदेह के राजा जनक, याद करिए आपको, राजा जनक, और वो याज्ञवल्क और गार्गी संवाद, ये मैंने आपको पीछे के लेक्चर बता चुका हूँ। यही राजा जनक हैं, इन्हीं के दरबार में याज्ञवल्क और गार्गी के बीच में डायलॉग हुआ था, संवाद हुआ था। फिर पांचाल में प्रवाहण जयवाली। ठीक, तो ये तमाम क्षेत्र हैं, ये तमाम क्षेत्र हैं, उनकी ये राजा हैं। तो यानी कि ये जो जन से जनपद हुआ, तो जनपद में राजा शक्तिशाली हो गया। तो ये कैसे पता चलता है हमको कि यहाँ पे जनपद में राजा हो गए? उपनिषदों में वर्णन है, ये सब उपनिषदों में मिलेगा आपको। अच्छा, अथर्ववेद में देखिए, अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है, और उनको क्या कहा गया? मृत्यलोक का राजा। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है, उनको मृत्यलोक का राजा कहा गया है। ठीक, तो राजा जन से जब जनपद हुआ तो उसके कई कारण थे, मैंने आपको ये भी बता दिया। जब कई जन मिलेंगे तो क्षेत्र बढ़ेगा, सेना बढ़ेगी तो राजा शक्तिशाली होगा, तो तमाम राजाओं के उपनिषदों में नाम मिलेंगे। ये सारी जानकारी मिलती कहाँ से है? ये कहाँ से? ये लेटर वैदिक कार्य की जो ये जितना जानकारी मैंने ये सब लिखा है, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब कहाँ से मिलती है? लेटर वैदिक साहित्य से, उत्तर वैदिक साहित्यों से। ये सारी चीजें उत्तर वैदिक साहित्य में लिखी हैं। जैसे उपनिषद क्या है? उत्तर वैदिक साहित्य है। ठीक, अथर्ववेद में देखिए, अथर्ववेद भी उत्तर वैदिक साहित्य है। तो ये सारी चीजें उत्तर वैदिक साहित्य से ही हमको पता चलता है कि राजा लेटर वैदिक काल में जनपद हो गया। ठीक, तो ये था आपके राजा के बारे में। यानी कि यहाँ पे राजा जैसा कोई था नहीं था, यहाँ पे क्या था? जनस्य गोपा, जन का संरक्षक, राजा नहीं कहेंगे इसको। यहाँ पे राजा बन गया, क्यों? क्योंकि कई जन मिल गए, एरिया बढ़ गया, सेना बढ़ गई, कर बढ़ने लगा, तमाम चीजें बढ़ने लगी, तो ऐसे आपका ये हो गया। ठीक है, तो जब राजा शक्तिशाली होता है उसके कई परिणाम होते हैं। यहाँ पे राजा जब शक्तिशाली हुआ तो केवल यही राजा ही नहीं, तमाम राजा ही नहीं बने, और परिणाम कुछ हुए शक्तिशाली होने से। जब राजा शक्तिशाली हो गया तो ये दो चीजें आपकी हो गई। आइए हम मंत्री परिषद की, इस राजा के मंत्री परिषद क्या था? ऋग वैदिक काल में मंत्री परिषद क्या है, लेटर वैदिक काल में मंत्री परिषद क्या है? तो आइए हम मंत्री परिषद के बारे में देखते हैं। मंत्री परिषद के बारे में, कि वैदिक काल का राजनीतिक पक्ष में जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के बारे में देखते हैं। तो अभी मैंने राजा के बारे में बताया कि ऋग वैदिक काल में राजा ऐसा कुछ सच ऐसा था नहीं, जन का संरक्षक था जिसको जनस्य गोपा कहते थे। ठीक, और जब जन से जनपद में तब्दील हुआ तो राजाओं का वर्णन आने लगा उपनिषदों में, चारों दिशाओं के राजा। फिर उन चारों दिशाओं के राजाओं को जो जीतता है उसको एक राट कहते हैं, तमाम जिक्र आने लगता है। ठीक,
तो मैंने आपको बताया था कि जन से जनपद जब हुए, तो जन से जनपद होने का क्या क्या परिणाम निकला। जब जन से जनपद हुआ तो क्या परिणाम निकला। पहला तो ये कि जन से जब जनपद हुआ तो ये जनपद में क्या होगा, एरिया बढ़ गई। यहाँ पे छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, जन में रहते थे। अब यहाँ पे एरिया बढ़ गई, जब एरिया बढ़ गई तो ज्यादा कर, ज्यादा टैक्स मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ यहाँ आदमियों की संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कई जन मिल के जनपद बने थे। तो जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो सेना भी बढ़ जाएगी, यानी कि सेना भी बढ़ गई और क्षेत्र की क्षेत्र भी बढ़ गया, टैक्स भी ज्यादा मिलने लगा। तो इससे इससे यहाँ राजा राजा जनपद का राजा होने लगे। और इसी इसी कारण इनको शक्तिशाली राजा, क्योंकि वो शक्तिशाली हो गए, उनके पास सेना हो गई, पैसा रुपया धन धान तमाम चीजें हो गई, तो वो अपने आप को शक्तिशाली समझने लगे। तो जब ऋग वैदिक काल में मैंने लिखा है कि यहाँ राजा नहीं थे, केवल जन का संरक्षक जनस गोपा थे, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ ऐसा सच ऐसा मंत्री परिषद नहीं था। ऋग वैदिक काल में ऐसा कोई मंत्री परिषद नहीं था, क्योंकि राजा वैसा थे नहीं, केवल एक संरक्षक थे। तो संरक्षक के साथ दो तीन लोग साथ में से टहलते थे, जैसे पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, ये मैंने लिखा है। मंत्री परिषद ऐसा सच कुछ था नहीं। तो तो ऋग वैदिक काल में संरक्षक के साथ या जनस्य गोपा के साथ पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, दो तीन लोग साथ में रहा करते थे। ऐसा सच ऐसा कोई मंत्री परिषद नहीं था। लेकिन जब राजा शक्तिशाली हो जाएगा तो बाकायदे मंत्री परिषद, 12 लोगों को मंत्री, 12 लोगों का अपना एक मंत्री परिषद बनाएगा। और उनको जो जिन 12 लोगों का मंत्री परिषद बनाएगा उनको हम 12 रत्निन कहते हैं। ठीक, ये 12 रत्निन कौन है? सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, छत्ता, संग्रहिता, भागदूत, अछवा, पालावगल। तो ये 12 आपका टोटल 12 रत्निन। जब शक्तिशाली राजा हो जाएगा, राजा शक्तिशाली हो जाएगा, तो यहाँ ऐसा कोई ऋग वैदिक काल में कोई ऐसा मंत्री परिषद नहीं था। जब राजा शक्तिशाली हो जाएगा तो बाकायदे अपनी मंत्री परिषद बनाएगा, 12 लोगों की एक मंत्री परिषद बनाएगा, जिनको 12 रत्निन कहा जाता है। 12 रत्निन का नाम मैंने लिख दिया है। ठीक। अच्छा, जब राजा शक्तिशाली हो जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? पहला परिणाम तो यही होगा कि उत्तर वैदिक साहित्य में तमाम राजाओं के नाम मिलने लगेंगे। चारों दिशाओं के राजा अलग अलग, चारों दिशाओं के राजाओं को जो जीतेगा उनको एक राट कहा जाएगा, ऐसे तमाम चीजें मिलने लगेगी। ठीक। 12 रत्नीन, 12 रत्नीन बना लेगा, 12 लोगों की एक मंत्री परिषद बनाएगा जिसको 12 रत्नीन कहते हैं। 12 रत्नीन का अच्छा, जब ये जन लोग थे तो जन में सच ऐसा राजा कुछ राजा वाजा था नहीं, जनक से गोपा थे, संरक्षक थे। तो यहाँ जब कोई ऐसा क्या अपना उठे, हाँ राजा ये चलिए आपको, चलिए भाई आप राजा हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जब ये राजा शक्तिशाली हो जाएगा, लेटर वैदिक काल में जब राजा शक्तिशाली हो जाएगा तो बाकायदे इसका राज्याभिषेक होगा, बाकायदे बड़ी सेरेमनी मनाई जाएगी। सेरेमनी में क्या होगा, बाकायदे राय सूज यज्ञ किया जाएगा, इन 12 रत्नों का समर्थन मांगा जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब राजा शक्तिशाली हो जाएगा तो इस राजा शक्तिशाली राजा का राज्याभिषेक किया जाएगा। ये राज्याभिषेक किया जाएगा किसके द्वारा? राजसूय यज्ञ द्वारा। इस राजसूय यज्ञ का वर्णन कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण क्या है? उत्तर वैदिक साहित्य है। इन 12 रत्नों का समर्थन, ये राजा जो यहाँ का लेटर वैदिक काल का राजा है, इन 12 रत्नों का समर्थन मांगेगा, राजसूय यज्ञ होगा, ये तमाम चीजें होंगी। यानी कि राजा राजा का सेरेमनी ये आपका राज्याभिषेक का मतलब सेरेमनी हो गई एक तरह से। यहाँ पे कोई ऐसा सच ऐसा था नहीं, तो आप ऐसा ही कि हाँ चलिए हो गया, राजा बन गए। ठीक। तो ये हो गया आपका मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद के बारे में आपको इतना रखना है कि यहाँ पे सच ऐसा कोई मंत्री परिषद था नहीं, बस जनस्य गोपा के साथ दो तीन लोग साथ में रहते थे, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी। ठीक। यहाँ पे जब राजा शक्तिशाली हो जाएगा तो वो अपने 12 रत्नीन रखेगा, 12 लोगों की एक मंत्री परिषद बनाएगा जिनको 12 रत्नीन कहेंगे। 12 रत्नीन ये है, बाकायदे अपना एक राज्याभिषेक कराएगा,
राज्याभिषेक कराने के लिए राजसूय यज्ञ कराएगा। राजसूय यज्ञ का वर्णन कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में है। और रत्नों का जब राजसूय राज्याभिषेक कराएगा तो इन रत्नों का समर्थन भी मांगेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका मंत्री परिषद के बारे में। अच्छा, जब राजा शक्तिशाली हो जाएगा तो फिर राजतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अच्छा, राजा शक्तिशाली कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया कि एरिया बढ़ गई तो राजस्व बढ़ने लगा, जन से जनपद हुए तो आदमियों की संख्या बढ़ गई, यानी सेना बढ़ गई, तो सेना भी बढ़ गई, राजस्व भी बढ़ गया, तो राजा शक्तिशाली हो गया। तो राजा के शक्तिशाली होने से ऋग वैदिक काल, लिटर वैदिक काल की मंत्री परिषद में देखिए कितना अंतर है। यहाँ राज्याभिषेक बकायदे हो रहा है, यहाँ 12 रत्न रखे जा रहे हैं, यहाँ सच ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, इसी प्रकार राजतंत्र के बारे में आप देखेंगे कि जब राजा शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि ऋग वैदिक काल में जनक से गोपा थे। ऋग वैदिक काल में जनक से गोपा मतलब जनों का संरक्षक थे। तो जनक से गोपा के ही पुत्र को एक सामान्य रूप से चुनाव करा के रख लिया जाता था कि हाँ, जनक से गोपा के पुत्र ही अगले जनक से गोपा बनेंगे। ये ऋग वैदिक काल में यहाँ लिखा है कि यानी कि वंशानुगत राजतंत्र था, लेकिन वो स्थापित नहीं था। मतलब ये बहुत वो मान्य, मतलब ये बहुत ज्यादा क्या कहेंगे उसको, जो बाध्यकारी नहीं रहेगा। वंशानुगत राजतंत्र ऐसा यहाँ पे था नहीं, लेकिन शुरुआत हो गई थी। कैसे? क्योंकि जो जनक से गोपा के पुत्र को ही सामान्यतः चुनाव करके राजा मान लिया जाता था कि हाँ सच ऐसा राजा भी यहाँ नहीं था, जनक से गोपा थे, जनों के संरक्षक। तो यहाँ पे वंशानुगत राजतंत्र कहेंगे तो नहीं था, लेकिन शुरुआत हो गई थी। और यहाँ पे लिखा है कि मैंने यहाँ पे पढ़ लीजिए, वंशानुगत राजतंत्र था नहीं लेकिन शुरुआत हो गई थी, अर्थात जनक से गोपा के पुत्र का ही सामान्यतः चुनाव कर लिया जाता था, लेकिन यह प्रथा स्थापित नहीं थी। यानी कि यहाँ पे वंशानुगत राजतंत्र स्थापित नहीं था। हालांकि जनक से गोपा के पुत्र को ही जनक से गोपा चुना जाता था, लेकिन ये कोई बाध्यकारी नहीं था। ठीक, लेकिन जब राजा शक्तिशाली हो जाएगा तो इन सारी प्रथाओं को खत्म करके अपना वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करेगा और राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये है आपका लेटर वैदिक काल में। तो राजतंत्र में ये है कि जब राजा था ही नहीं तो बस जनक से गोपा के पुत्र को ही मान लिया जाता था कि हाँ अगले जनक से गोपा है। जब यहाँ राजा बनेगा और राजा शक्तिशाली होगा तो कहेगा कि मेरा पुत्र ही अगला राजा बनेगा, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये बाध्यकारी हो जाएगा। ठीक, अच्छा, राजा पे नियंत्रण की क्या स्थिति थी उस काल में? तो ऋग वैदिक काल में तीन संस्थाएं थी ऋग वैदिक काल में नियंत्रण के लिए। पहला तो सभा, समिति और विदत, तीन संस्थाएं थी। ठीक, तो सभा, समिति, विदत, यानी कि ऋग वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण था। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीन संस्थाओं द्वारा राजा के चुनाव में ये लोग भाग लेते थे। तीन संस्थाएं भाग लेती थी और राजा को चुनती थी। ठीक, तो जब राजा के चुनाव करेंगे तो ये इनका क्या होगा, इन संस्थाओं का राजा पे नियंत्रण होगा। जब चाहेंगे उनको चुनेंगे, जब चाहेंगे उनको हटा देंगे। ठीक, तो इसलिए इन संस्थाओं, अच्छा, ये सभा, समिति और विदत, ये तीन संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत। ठीक, तो सभा को आज के राजनीतिक में कह सकें कि राज्यसभा, और समिति को हम कह सकते हैं लोकसभा आज के परिप्रेक्ष्य में। अच्छा, राजा के चुनाव में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो समिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, समिति। ठीक, ये सबसे ज्यादा महत्व रखती थी समिति। ठीक, तो जब राजा शक्तिशाली होगा यानी कि लेटर वैदिक काल में, तो राजा पर नियंत्रण लगभग समाप्त ही हो जाएगा इन तीनों संस्थाओं का, जिसमें से सभा और समिति का नियंत्रण तो बहुत कम था। यहाँ पे मैंने लिखा है कि सभा और समिति का नियंत्रण तो बहुत कम हो जाएगा, विदत तो समाप्त ही हो जाएगी। ये तीन संस्थाएं थी ऋग वैदिक काल में। इन तीनों संस्थाओं का राजा के चुनाव में ये तीनों संस्थाएं भाग लेती थी। ये तीनों संस्थाएं ही राजा का ही चुनाव करती थी, ये तीनों संस्थाएं। किसमें? ऋग वैदिक काल में। इसलिए राजा पर इन तीनों संस्थाओं का नियंत्रण रहता था। ठीक,
लेकिन जब लेटर वैदिक काल में राजा बड़ा हो जाएगा, राजा शक्तिशाली हो जाएगा, तो इन तीन संस्थाओं में से जो सभा और समिति है इनका नियंत्रण बहुत कम हो जाएगा और विदथ का तो समाप्ति हो जाएगा। अच्छा, उत्तर वैदिक साहित्यों में मैंने आपको सभा और समिति, मैंने नहीं आपको बताया था कि प्रजापति की दो पुत्रियां, प्रजापति की दो पुत्रियां, कौन कौन मैंने बताया था, सभा और समिति। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत माना जाएगा कि प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति ही राजा पर नियंत्रण करती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं था, बहुत कम हो गया था। अब विदत्त तो समाप्ति हो गई, यानी कि राजा क्या हो गया, एक मोनार्की। मोनार्की मतलब निरंकुश राजतंत्र, मोनार्क मतलब निरंकुश, यानी राजा पे कोई अंकुश नहीं। तो लेटर वैदिक काल में राजा पर कोई अंकुश नहीं था। ठीक, तो आप भी एक चीज देखिए कि एक ही चीज से इन सारी चीजों में परिवर्तन हो रहा है। ऋग वैदिक काल में जन ही थे, छोटे छोटे ग्रुपों में रहते थे, तो ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे नहीं। लेकिन जब ये जनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनके पास क्या दो ये चीज बढ़ता है। इसी दो कारण के साथ पूरे ऋग वैदिक आर्यन और लेटर वैदिक कारण के जीवन में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो और ये चीज देखिए, आय का स्रोत। तो ऋग वैदिक काल में क्या था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से स्वेच्छा से उपहार दिया जाता था, तो जिसको हम क्या कहते थे, बलि। ऋग वैदिक काल में स्वेच्छा से दिया गया उपहार ही बलि कहलाता था। ठीक, यानी कि ऋग वैदिक काल में बाध्यकारी नहीं था। कराधान व्यवस्था आय का स्रोत मैंने लिखा है, तो ऋग वैदिक काल में स्वेच्छा से अपना जो भी उपहार दे दिया वही अपना मान लिया जाता था, उसको हम बलि कहते थे। लेकिन जब राजा शक्तिशाली हो जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा, बाध्यकारी कर देगा, इस उपहार को बाध्यकारी कर देगा। यहाँ लिखा है मैंने, बाध्यकारी हो जाएगा, जिसको हम कर कहेंगे। कर में भोग, शुल्क, भाग, 1/6वां या 16वां हिस्सा, यानी कि 1/6वां या 16वां हिस्सा यहाँ पे बाध्यकारी हो जाएगा कि नहीं, इतना देना ही देना है। लेटर वैदिक काल में क्यों बाध्यकारी कर देगा, क्योंकि राजा शक्तिशाली है। राजा शक्तिशाली कैसे हो गया, क्योंकि उसकी ज्यादा सेना हो गई, उसके पास भू राजस्व ज्यादा आने लगा, तो इसलिए ये अपना आपका भाग, भोग, शुल्क, ये कर हुआ करते थे, भाग, भोग, शुल्क लेटर वैदिक काल में। 1/6वां या 16वां हिस्सा बाध्यकारी हो गया था कि नहीं, इतना देना ही देना है। तो ये राजा पर नियंत्रण, ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही कंसेप्ट से है ये सब, कि राजा जब ऋग वैदिक काल से लेटर वैदिक काल में राजा जब क्या होगा, बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो राजा बहुत शक्तिशाली कैसे होगा, ये मैंने आपको बताया कि उसके दो कारण थे। एक तो एरिया बड़ा मिल गया, दूसरा सेना ज्यादा हो गई। एरिया बड़ा मिलने से कर बढ़ गया, धन धान होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, तमाम चीजें होने लगी, तो धन धान उत्पन्न हो गया, तो उससे क्या हो गया, उसके पास पैसा हो गया। दूसरा, उसके पास सेना भी हो गई। तो जब दोनों चीज हो गया तो राजा शक्तिशाली हो गया। और जब राजा शक्तिशाली होगा तो तमाम परिवर्तन करेगा, अपना राज्याभिषेक करवाएगा, मंत्री परिषद बनाएगा, 12 लोगों की मंत्री परिषद बनाएगा, यहाँ पे राजतंत्र स्थापित कर देगा। यहाँ पे देखिए, राजा पर नियंत्रण कम हो जाएगा। जो जो ऋग वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण की संस्थाएं थी उनको खत्म करके एकदम एकदम निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर देगा। कराधान कर लगा देगा, यहाँ पे स्वेच्छा से दिया जाता था, यहाँ पे बाध्यकारी हो जाएगा कि नहीं। तो कितने परिवर्तन हो रहे हैं, किससे, राजा के शक्तिशाली होने से। ऋग वैदिक आर्यन और लेटर वैदिक आर्यन के बीच में इतना परिवर्तन हो रहा है। अब अंतिम एक बचा है आपका सेना का स्वरूप। यहाँ मैंने ऊपर लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेना का स्वरूप, आय का स्रोत, राजा पर नियंत्रण, सब हो गया। एक और बच गया आपका सेना का स्वरूप, कि ऋग वैदिक काल में सेना का स्वरूप क्या था और लेटर वैदिक काल में सेना का स्वरूप क्या था। ठीक, तो इसको हम एक उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो गांव के बीच में झगड़ा हुआ। दो गांव के बीच में, दो गांव में क्या होता है, जैसे झगड़ा कैसे होता है गांव में, मान लीजिए कि दो गांव हैं, दोनों गांव के एक एक लड़के हैं, वो दोनों लड़के अपना आपस में झगड़ा कर दिए। ठीक, तो वो क्या करेंगे,
जाएंगे, जब युद्ध जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे, अपने दोस्तों को, यारों को, अपने सबको बुला के, वो अपने गांव के लोगों को बुलाएगा, ये अपने गांव के लोगों को बुलाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ से लोग लाठी डंडा लेके जाएंगे, इस गांव से, उस गांव से भी लोग लाठी डंडा लेकर आएंगे, ठीक। और उन दोनों में क्या होगा, एक दोनों गांव में एक युद्ध होगा। फिर युद्ध कर लेंगे, मारपीट कर लेंगे। इसके बाद क्या होगी, जो जो यहाँ से लड़के, जो नौजवान, जो दोस्त सब गए थे, क्या होंगे, फिर युद्ध करके फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। यानी कि जो लड़के गए, जो नवयुवक गए, वो क्या थी, सेना थी। इस गांव की भी, उस गांव की भी सेना इकट्ठा हुई, आपस में युद्ध हुआ, फिर वही सेना अपने अपने घर चली गई। यानी कि सेना के इस रूप को हम क्या कहते हैं, मिलिशिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सेना के इस रूप को हम क्या कहते हैं, मिलिशिया। यानी कि जरूरत पड़ने पर सेना का गठन कर लिया जाता है, कि हम हमारे गांव में और आपके गांव में, दोनों गांव में युद्ध हुआ, मैं अपने गांव के लड़कों को लेकर चला गया, आप अपने गांव के लड़के को लेकर आ गए, मैं अपने गांव के लड़के सब लाठी डंडा लेकर आ गए, आप के सब लाठी डंडा लेकर आ गए, युद्ध हुआ, फिर इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। तो सेना के इस रूप को क्या कहते हैं, मिलिशिया, ठीक। सेना के इस रूप को क्या कहते हैं हम, मिलिशिया, ठीक। इसमें आप देखिए कि सेना कैसे बनी, इस चीज में आप देखिए कि एक गांव के लोग गए, अपने नवयुवक दोस्तों को बुला लाए। यानी कि यानी कि क्या हुआ, कि जैसे जरूरत पड़ने पर सेना का गठन कर लिया गया, कि भाई मुझे जरूरत पड़ी, मैं अपने गांव के दोस्तों के, यारों को बुलाया, वो लाठी डंडा लेकर चलो, जरूरत पड़ने पर सेना का गठन कर लिया गया। तो जरूरत पड़ने पर सेना का गठन जो किया, उसको, इस सेना के इस रूप को क्या कहते हैं, मिलिशिया। और सेना का यह रूप मिलिशिया ऋग वैदिक काल में था। अच्छा, सेना का अगला रूप क्या होता है, इस सेना के इस रूप को मिलिशिया कहते हैं। इसमें देखिए कोई पैसा नहीं, किसी को कोई सैलरी नहीं, अपना सब लोग तैयार हो गए, अपना युद्ध किए, फिर चले आए। लेकिन एक होता है स्टैंडिंग आर्मी, एक होता क्या है, स्टैंडिंग आर्मी। यानी कि उसमें सेना, इसमें सेना क्या थी, अस्थाई थी। सेना के मिलिशिया रूप में सेना अस्थाई थी। भाई जरूरत पड़ने पर सब लोग इकट्ठा हुए, मारपीट किए, फिर अपने अपने घर चले गए, तो सेना क्या अस्थाई है। लेकिन जब आगे डेवलपमेंट होगा सेना का, तो सेना का अस्थाई रूप आएगा, जिसको क्या कहेंगे, स्टैंडिंग आर्मी। यानी कि उनको परमानेंट सैलरी दी जाएगी और उनको परमानेंट के लिए रखा जाएगा, उसको क्या कहते हैं, स्टैंडिंग आर्मी, अस्थाई सेना, ठीक। तो ऋग वैदिक काल में सेना का मिलिशिया रूप था, और लेटर वैदिक काल में भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं रहेगी, लेटर वैदिक काल में भी वही मिलिशिया रूप ही रहेगा। सच ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। यानी कि ऋग वैदिक काल में भी सेना का मिलिशिया रूप रहेगा, और लेटर वैदिक काल में भी सेना का मिलिशिया रूप रहेगा, ठीक। तो ये भी आप समझ गए कि सेना का स्वरूप क्या था। ऋग वैदिक आर्यंस का सेना का स्वरूप क्या था, जरूरत पड़ने पर सेना को इकट्ठा कर लिया जाता था, युद्ध हुआ, सब लोग अपने अपने घर चले गए। सेना के स्वरूप को मिलिशिया कहते हैं। यह कौन सी सेना थी, अस्थाई सेना थी, इसमें कोई सैलरी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अस्थाई सेना बनाई जाएगी, स्टैंडिंग आर्मी बनाई जाएगी, तो उसमें सैलरी दिया जाएगा, और वो बाध्य रहेंगे कि परमानेंट अस्थाई सेना बन जाएगी वो, ठीक। तो अस्थाई सेना आपको मुगल काल में आएगी, ठीक। तो उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये चीजें आपको समझ में, अच्छा ये सारी चीजें लिंक है। देखिए मंत्री परिषद के बारे में, तो मंत्री परिषद भी, यहाँ पे कोई मंत्री परिषद नहीं है, थोड़ा बहुत यही दो चार लोग साथ में रहते हैं। यहाँ पे इतने मंत्री बन गए, इतने मंत्री परिषद, 12 लोगों के 12 रत्न। तो ये कैसे हुआ, इससे इतना परिवर्तन कैसे हुआ, भाई राजा शक्तिशाली हो गया। तो जब राजा शक्तिशाली होगा तो अपना राज्याभिषेक कराएगा, 12 मंत्रियों को रखेगा, जिनको 12 रत्न कहा जाएगा। वैसे राजतंत्र में देखिए, पहले कोई वंशानुगत राजतंत्र नहीं था। वंशानुगत जनस गोपा के पुत्र को सामान्यतः चुनाव से ही मान लिया जाता था, लेकिन कोई ऐसा स्थापित ये प्रक्रिया नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जब शक्तिशाली राजा हो जाएगा तो स्थापित कर देगा। इसी प्रकार राजा पर नियंत्रण लेटर वैदिक काल में यहाँ खत्म हो जाएगा, ऋग वैदिक काल में इन संस्थाओं का नियंत्रण रहेगा। इसी प्रकार आय में यहाँ बाध्यकारी हो जाएगा, यहाँ पे स्वेच्छा से दिया जाएगा। सेना के स्वरूप में ऐसे ही यहाँ पे
अस्थाई सेना रहेगी, यहाँ पे भी वही अस्थाई सेना ही रहेगी, जिसको सेना का मिलिशिया रूप कहते हैं। ठीक। तो अब मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें आपको लगभग लगभग समझ में आ गई होंगी। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको ये चीजें रटने की जरूरत है। ये सारी चीजें लिंक्ड है एक ही चीज से। मंत्री परिषद, राष्ट्र, आप अलग अलग पढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल अलग पढ़ेंगे, लेटर वैदिक काल अलग पढ़ेंगे, कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। तुलना करके पढ़ेंगे तो हमेशा कभी नहीं भूलेंगे। राजा के बारे में, राजा कैसे राजा बन गया, राजा कैसे बना, पहले जन था, फिर जनपद बना, जनपद का राजा बना, कैसे बना, जन कैसे आपस में मिले, उसका सब मैंने बताया कि जन आपस में जन कैसे मिले, उसके दो तीन कारण मैंने बताया कि स्वयं जन का डेवलपमेंट हो गया, एक जन दो जन से मिलकर बना लिए, फिर जीत कर हो गए। तो ऐसे तमाम चीजें मैंने आपको बताई और सारी चीजें लिंक्ड है। तो वैदिक काल का राजनीतिक पक्ष एकदम लिंक्ड है। ये जितने भाग में मैंने बांट के पढ़ा है, राजनीतिक पक्ष को हम लोग पढ़े हैं, ये सारी चीजें लिंक्ड है। मैं चाहता तो एक ही चीज में बता देता आपको, आप कंफ्यूज रहते, इसलिए मैंने इसको बांट के पढ़ा। और इसी तरह गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर काल, सारी जगह आप इसी तरह पढ़ेंगे। और इस तरह पढ़ेंगे तो आपके यूपीएससी के मेंस में भी, ऑल स्टेट पीसीएस के मेंस में भी आप इसी तरह हेडिंग डाल के लिख देंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। इसी तरह लिखते हैं लोग, राजनीतिक व्यवस्था में इसी तरह लिखेंगे। और कोई अलग से थोड़ी आता है, कोई अलग से इतिहास थोड़ी पढ़ाता है। एक ही सब लोग इतिहास, वही एक ही तो है सब कुछ। अब वैदिक काल है तो वैदिक काल ही तो पढ़ेंगे, बस पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए। ठीक। तो अब हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे। वैदिक काल का राजनीतिक पक्ष है, अगले लेक्चर में अभी बचा है सामाजिक, धार्मिक, तमाम चीजें अभी वैदिक काल की बची हैं। थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक था और थोड़ा सा मिक्स था। इसको थोड़ा सा एक दो बार आप देखिएगा, समझिएगा। अगर इसके बाद भी नहीं आपको समझ में आता है तो कमेंट करिएगा। ठीक। मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो आपसे हम मिलते हैं। अच्छा, इसको एक बार थोड़ा सा चिंतन मनन करिएगा, सोचिएगा एक बार कि भूलेंगे नहीं आप। इसको देख लेंगे, 2 दिन बाद फिर वही है कि भूल जाएंगे। तो इसका बस एक बार कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि ऋग वैदिक से लेटर वैदिक में कैसे परिवर्तन हो रहा है, किस कारण से परिवर्तन हो रहा है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ कुछ चीजें हैं रटने की जरूरत है, जैसे पुरोहित, युवराज, ये सारी चीजें से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं आते। सारा क्वेश्चन कंसेप्ट बेसिस ही है। ठीक। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।